स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यार इसका पेज नंबर पता है किसी को? अच्छा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को डिस्कस करने से पहले ना हम पहले आज जो स्टार्ट करेंगे वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, सबसे पहले आपने बताना है इसके अंदर ना जो आपकी ग्लोमेरुलस होती है ना इसका इश्यू होता है। इसके इश्यू की वजह से जो आपकी प्रोटीन होती है ना वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन में आती है। कितनी प्रोटीन यूरिन में आती है? 3.5 ग्राम पर डे से ज्यादा क्या करती है, प्रोटीन किधर आ रही होती है, यूरिन में आ रही होती है। ठीक है। अब दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है हमारे पास, दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है ओनकोटिक प्रेशर और दूसरा कौन सा होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपका जो ओनकोटिक प्रेशर है क्या करता है? क्या बात, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ओनकोटिक प्रेशर क्या करता है? फ्लूइड को लेके जाता है, ठीक है, ओके जी। जो आपका फ्लूइड को ना वेसल्स के अंदर लेके जा रहा होता है, ठीक है, जो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस पे फ्लूइड इकट्ठा हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक वेसल है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे अनकोटिक प्रेशर पड़ा होता है, उसको मेंटेन कौन रखता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन रखती है। ठीक है। इसका काम भी होता है कि वेसल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या लेके जाना होता है, फ्लूइड को लेके जाना होता है इसमें। ठीक है, कौन करता है? ये अनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती है। और इसको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी प्रोटीन होती है? तो आपने बताना एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है इसके लिए। ठीक है। अच्छा, पहली इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करती है कि फ्लूइड को वेसल से बाहर निकालती होती है। हमारे पास जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पेशेंट होता है ना, इसके अंदर बड़ा एक स्पेसिफिक सा की फीचर होता है, इसके अंदर ना एडीमा हो रहा होता है। ठीक है। अब देखें, एडीमा क्यों होता है इस पेशेंट के अंदर? जो ओनकोटिक प्रेशर है ना बच्चों, वो डिक्रीज कर देगा। जब ओनकोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर देगा, तो इसकी वजह से क्या करेगा, फ्लूइड वेसल से बाहर नहीं आएगा। फ्लूइड वेसल से जब बाहर आएगा तो इस पेशेंट को एडीमा हो सकता है। अब आप मुझे बताएं, इसके अंदर पिटिंग एडीमा होगा कि नॉन पिटिंग एडीमा होगा? शाबाश। इसके अंदर फिटिंग होगा कि नॉन फिटिंग होगा? पहले तो ये बताए ना। फिटिंग एडीमा होगा इसके अंदर। अच्छा, नॉन फिटिंग एडीमा किस पेशेंट के अंदर होता है, किसी को पता है? नॉन फिटिंग एडीमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले में तुमने देख लिया जी, फिटिंग हो रहा है। नॉन फिटिंग एडीमा किस पेशेंट के अंदर होता है? लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर भी फिटिंग एडीमा हो रहा है तो उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही प्रोड्यूस नहीं होती ना, बनती नहीं। नॉन फिटिंग किसके अंदर होता है? शाबाश। ये फिटिंग और नॉन फिटिंग, क्या कह रहे हो? तो कि ये फिटिंग और नॉन फिटिंग का काइंडली क्या कह रहे हो, पूरी बात लिखो बच्चे, का एक्सप्लेन कर दें। अच्छा देखो, शराज पता है आपको? शराज सीवीएस की क्लास में बताया था। शराज, हफ्सा, फातिमा, जैन। याद नहीं? शाबाश। देखो यार, पिटिंग एडीमा पता क्या होता है, हमेशा याद रखना है, पिटिंग एडीमा की जब भी बात आए ना, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ इशू हो रहा है। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन शॉर्ट कह लो कि इसके अंदर जो इनकॉटिक प्रेशर है ना वो डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, एडीमा होगा। लेकिन जब भी बात आए ना बच्चों नॉन पिटिंग एडीमा की, आपने हमेशा याद रखना, नॉन पिटिंग एडीमा उन पेशेंट के अंदर होता है जिनका लिम्फेटिक ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। इसकी लिम्फेटिक सिस्टम अगर उसकी ब्लॉकेज हो जाए ना, उसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, आपका नॉन पिटिंग एडीमा हो जाता है। पिटिंग और नॉन पिटिंग में डिफरेंशियल पॉइंट क्या बताया था जी? पिटिंग और नॉन पिटिंग में क्या डिफरेंशियल पॉइंट है? पिटिंग के अंदर आपने बताना है कि जब आप उसकी स्किन को जोर से प्रेस करोगे ना वो अंदर की तरफ चले जाएगी। ठीक है, कंप्रेस इजीली हो जाएगी। लेकिन नॉन पिटिंग वाले के अंदर क्या होगा कि वो कंप्रेस इजीली नहीं होगी। क्यों भाई? उसके अब उसका प्रोटीन का मसला नहीं है, अब उसके लिम्फेटिक ब्लॉक्स हैं। जब उसके लिम्फेटिक ब्लॉक्स होंगे तो इजीली क्या होगा, पिंच नहीं हो सकेगी इसके ना वो वाला एरिया जहाँ पे डिमा हुआ होगा, जहाँ पे स्वेलिंग हुई होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि लिम्फेटिक ब्लॉकेज किस पेशेंट के अंदर हो सकता है? यार सिंपल सी बात है, टीबी के पेशेंट के अंदर तो हो सकता है, जिनके अंदर लिम्फोमा होता है उसके अंदर हो सकता है। इन सब जिस जिस डिजीज के अंदर आपका लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाए, लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए, उसके अंदर हमेशा याद रखना आपने नॉन पिटिंग एडीमा हो रहा होता है। ठीक है। क्यों? अब देखिए लिम्फेटिक सिस्टम करते क्या है,
अगर अभी किसी को भी नहीं समझ आई तो ये वाला पॉइंट बताऊंगा, समझ आ जाएगी। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं यार, जो आपका वेसल से फ्लूइड बाहर निकल आता है उसको क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं किधर, आपके लिम्फ नोड की तरफ ले जाते हैं, फिर उधर से उसको ड्रेन किधर कर देते हैं, आपके राइट हार्ट पे कर देते हैं। यही फंक्शन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। याद है कि नहीं याद? अगर फॉर एग्जाम्पल ज्यादा उसके वेसल फ्लूइड देगा, अब यहाँ फैटिक उसको आप चीजें क्या होगा उसके अंदर, नहीं होगा नॉन फिटिंग, नहीं आई। हाँ 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 जी। तो इस पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइकेमिया है। गामा ग्लोबुलिन क्या है, पहले तो मुझे गामा सैफ ग्लोबुलिन क्या है, सैफ किसी को आवाज बात नहीं है आ रही। पता होगा। गामा आवाज आ रही है? ओके, अगर अब आवाज आ रही है तो यार वो नेट बंद हो गया था। अच्छा, गैमा ग्लोबिन क्या करती है, किसी को पता है? गैमा ग्लोबिन तक आपको आवाज आई थी, समझ आ गई थी ना यहाँ तक? गैमा ग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है? अच्छा, कट रही है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि, अच्छा मैंने आपको क्या बताया कि बच्चों पता क्या होता है, फिटिंग और नॉन फिटिंग वाली बात समझ में आ गई थी सबको? फिटिंग और नॉन फिटिंग वाली, यार मुझे बताओ किधर से दोबारा बताना है, फिर मैं बता दूं। टाइम जरा आ रहा है ऐसे। ओके, फिटिंग और नॉन फिटिंग वाली आ गई थी बात समझ में।
ओके। हम फिर बात कर रहे थे किसकी, गैमा ग्लोबिन प्रोटीन की बात कर रहे थे। गैमा ग्लोबिन प्रोटीन पता क्या करती है, ये आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करती है, ठीक है, आपकी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में हेल्प करती है। और ये किधर से प्रोड्यूस होती है, आपके लीवर से प्रोड्यूस हो रही होती है। अब आपको पता है कि गैमा ग्लोबिन भी क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, उसकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट में ब्रेन डैमेज हो जाती है, तो जो प्रोटीन था वो इजीली क्या करेगी, फिल्टर हो जाएगी। अब स्पेसिफिकली अगर गैमा ग्लोबिन प्रोटीन गई, गैमा ग्लोबिन प्रोटीन जब यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी उसकी उतनी मेंटेन नहीं रहेगी। जब उतनी इम्यूनिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन का रेट बढ़ सकता है। शाबाश, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाएगा इस पेशेंट के अंदर। तीसरी बात इसके अंदर पता क्या होती है बच्चों, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हाइपर कोआगुलेबल स्टेट क्यों होती है, किसी को पता है क्यों होती है। बेसिकली आपका जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है ना, ये भी एक क्या है बच्चों, प्रोटीन है, ठीक है। अब एक पेशेंट के अंदर क्या हुआ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, ठीक है। जो उसकी एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन थी, अब वो ज्यादा से ज्यादा किधर जाएगी, यूरिन में आएगी भाई। एंटी थ्रोम्बिन 3 का काम क्या होता था, इसने भाई आपके थ्रोम्बिन क्लॉटिन फैक्टर को ब्लॉक करना था, ठीक है। अब आप यहाँ से ये देखें कि जो एंटी थ्रोम्बिन थी ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन में आ रही है, तो थ्रोम्बिन को तो कोई ब्लॉक कर नहीं सकेगा। जब थ्रोम्बिन को कोई ब्लॉक नहीं कर सकेगा, तो कोआगुलेशन ज्यादा से ज्यादा नहीं होगी, क्लॉटिंग उस पेशेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा नहीं होगी। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि ये हाइपर कोआगुलेबल स्टेट को भी मेंटेन करती है, ठीक है। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसे करती है। दूसरा पता क्या हो रहा होता है, दूसरी रीजन क्या होती है हाइपर कोआगुलेबल स्टेट की, सिर्फ एक रीजन नहीं होती। दूसरी ये होती है कि आपके लीवर से ना कुछ क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो रहे होते थे, और साथ में प्रोटीन सी और एस प्रोड्यूस हो रहा होता था, 2 7 9 10 प्लस प्रोटीन सी एंड एस। ये क्या करती है, आपके लीवर से प्रोड्यूस होती है ना। प्रोटीन सी और एस का क्या फंक्शन होता है, इसने बच्चों ब्लीडिंग करवानी होती है, ठीक है, इसका काम ये होता है। अब किसी पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने की वजह से उसकी जो प्रोटीन सी और एस थी, वो ज्यादा से ज्यादा जब यूरिन में आएगी, तो अब कोई ब्लीडिंग तो करवा नहीं सकेगा। तो इसका क्लॉटिंग टाइम क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, क्लॉटिंग ज्यादा से ज्यादा होगी इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। जब क्लॉटिंग ज्यादा से ज्यादा होगी इस पेशेंट के अंदर, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट मेंटेन हो सकती है इसकी वजह से भी। शाबाश, बताते जाएं। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट मेंटेन हो सकती है इसकी वजह से भी। बताएं बताएं। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट मेंटेन हो सकती है, ओके जी। चौथा पॉइंट इसके अंदर पता क्या होता है बच्चों, हाइपरलिपिडीमिया होता है। अब हाइपरलिपिडीमिया बच्चों क्यों हो रहा होता है, देखें। जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है कि किसी पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा होता है ना, कुछ हमारे पास प्रोटीन होती हैं जो आपके एलडीएल को, एचडीएल को, वीएलडीएल को, ट्राइग्लाइसराइड को लीवर की तरफ लेके जा रही होती हैं, ठीक है। मतलब कि इन शॉर्ट जो आपके कोलीमाइक्रोन्स बनते हैं, फिर आगे वो ट्राइग्लाइसराइड में चेंज होते हैं, फिर उनको किधर लेके जा रही होती हैं, लीवर की तरफ। उनका नाम पता है किसी को, हाँ जी, तो कीर, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। वेरी गुड फातिमा, एपोलिपोप्रोटीन्स होती हैं वो, ठीक है। एपोलिपोप्रोटीन B48 होती है, B100 होती है, क्या करती हैं, लीवर की तरफ ट्राइग्लाइसराइड को लेके जा रही होती हैं। अब किसी पेशेंट के अंदर एपोलिपोप्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर, मुझे ये बताएं कि क्या उसके अंदर जो एलडीएल था, वीएलडीएल था, क्या करेगा वो, अब लीवर की तरफ जा सकता है, शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। ट्राइग्लाइसराइड नहीं जा सकता, तो लीवर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा किसकी प्रोडक्शन कर देगा, इसकी एपोलिपोप्रोटीन की प्रोडक्शन कर देगा, एलडीएल की प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा, वीएलडीएल की प्रोडक्शन ज्यादा कर देगा, ताकि वो क्या कर सके, कंपनसेट कर सके। इसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, शाबाश, बताते जाएं। इसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, भाई इसके अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल भी बढ़ जाएगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। समझ आ गई। ये तो 304 बातें थी जो आपकी बुक में लिखी हुई थी, पैथोमा में भी लिखी है, स्टेप 1 में भी लिखी है, स्टेप 2 में भी लिखी हुई है, ठीक है। इसमें प्रोटीन सीएस वाली बात नहीं थी, वो ऐड कर लें। चौथी इंपॉर्टेंट बात इसमें ऐड करें, 5वीं। इस पेशेंट के अंदर पता क्या होता है, ये तो मुझे बच्चा बता दे, शायद मैंने आपको ये बताया भी था, किस टॉपिक में बताया था मुझे याद नहीं है अब। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो रहा होता है इसके अंदर, क्या कहते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। मैंने आपको बताई है ऑलरेडी बात, अब मुझे ये नहीं पता कि किस टॉपिक में बताई थी। किसी को पता कैसे हो रही है, शाबाश, को लाइक फाइक बचा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाली बात कोई मुझे बता दे। यार ये तो कोई दफा आपने सुनी होगी ना, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया वाली बात, कि नहीं सुनी। तो फिर इन्फेक्शन है, नहीं ये रीजन नहीं है, इसके अलावा। उसके अलावा हाँ जी, शराज, हफ्सा, बच्चे तुक्का लगा दो, कोई बात नहीं। लीवर डैमेज हो रहा है, नहीं इसके अंदर लीवर डैमेज नहीं हो रहा।
रात बच्चे को तुक्का, वो कोई तुक्का ही ला दो, कुछ नहीं होता, सीखे कोई कुछ। देखो बच्चों, पता क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। इवन एमसीक्यूज में देखा हुआ, ये वाइवा का भी क्वेश्चन है कि यार नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर एनीमिया कैसे हो रहा होता है। यार आपकी दो प्रोटीन थी, एक थी फेरोपोटिन, याद आया, एक थी ट्रांसफरिन प्रोटीन। फेरोपोटिन क्या करती थी, आपके ब्लड के अंदर लेके आती थी आयरन को, याद आया कि नहीं आया। ट्रांसफरिन क्या करती थी, आपके ब्लड से लीवर की तरफ लेके जाती थी किसको, आयरन को। तो भाई भाई जब उस पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही होगा, वेरी गुड शराज, वेरी गुड फातिमा बच्चे, जब उस पेशेंट के अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही हो गया, उसकी जितनी प्रोटीन थी वो क्या कर रही थी भाई, यूरिन में लॉस हो रही है, 3.5 ग्राम पर डे आ रही है उसकी। तो भाई उसकी फेरेटिन और फेरोपोर्टिन और ट्रांसफेरिन प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा यूरिन में नहीं जाएगी। तो जितनी ज्यादा यूरिन में जाएगी तो आयरन को कौन उठा के ले जाएगा लीवर की तरफ, भाई कोई नहीं जाएगा, वेस्ट मटेरियल है, बॉडी से एक्सक्रीट कर जाएगा। ठीक है, ऑल लोग ये एक्सक्रीट नहीं कर सकता आपके, लेकिन यूटिलाइज भी ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हम, अच्छा किसी को पता है ये टॉपिक से हट के आयरन बॉडी से कैसे एक्सक्रीट करता है, निकलता है, एक्सक्रीट की मैंने बात पूछी है। ब्लीडिंग मुझे पता है, हीमोसिडेरियन स्किन, वेरी गुड हफ्सा, स्किन वेरी गुड शराज। ठीक है, स्किन से भाई आपके ज्यादा से ज्यादा निकल गया होता है ये, ठीक है। और किस प्रोसेस से निकलता है, हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशन बोल रहे होते हैं। जब स्किन डैमेज होती है तो उधर से आपका आयरन क्या होता है, बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, हम इसको एक्सफोलिएशन बोल रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक से हट गई थी एक बात, भाई आपकी आयरन सही तरह कंज्यूम नहीं हो सकेगी अगर फेरोपोर्टिन और ट्रांसफेरिन क्या करेगी, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर देगी, तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर जो छठी इंपॉर्टेंट बात थी, इसके अंदर ना पता क्या होता है, एमआई भी हो सकता है किसके अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। अब कौन सा अच्छा बच्चा मुझे ये बताएगा कि इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर एमआई कैसे हो सकता है। बहुत आसान सी बात है, सिंपल, हाइपर कैल्सीमिया है। और और क्या लिख रहे हो यार, हाइपर क्या, कोएगुलेबल स्टेट, अच्छा एक तो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की वजह से, दूसरा ओबेसिटी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की वजह से हो सकता है। हम कह सकते हैं जी हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन हमेशा आपने याद रखना है कि एमआई की जो कॉज थी वो क्या थी भाई, एथीरोस्क्लेरोसिस नहीं हो रहा था। तो जब उसका हाइपर लिपिडीमिया हो गया, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया हो गया, तो उसके अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, तो वो एमआई करवा सकता है। तो आपने बताना है एमआई करवा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है, हाइपर कोआगुलेबल स्टेट भी करवा सकता है, नो डाउट, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, क्या हम इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन लिख सकते हैं कि इसके अंदर हाइपरटेंशन भी हो सकती है, कोई बच्चा बताएगा, क्या हाइपरटेंशन हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्यों, क्यों नहीं करेगा। अडीमा हो रहा है, ठीक है जी, ओके। अच्छा, कुछ बुक्स लिखती हैं कि इसके अंदर हाइपरटेंशन होती भी है, कुछ लिखती हैं कि नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि रास सिस्टम इंटैक्ट हो जाता है थोड़ी इसके ना लेट स्टेज पे जाके। तो हाइपरटेंशन ऐसा इसका कोई इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, वो आपने नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर याद रखना, उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी कॉजेज की, ऐसी कौन कौन सी कॉजेज है जो करवा सकती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, इसमें एक आता है बच्चों प्राइमरी कॉज, दूसरी आपकी आती है कौन सी, सेकेंडरी कॉज आ रही होती है। ठीक है, प्राइमरी में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, प्राइमरी मतलब कि ग्लैंड पे इटसेल्फ इशू है, ठीक है, किडनी वाले ग्लैंड पे। प्राइमरी में जो मोस्ट कॉमन आता है वो है बच्चों मिनिमल चेंज डिजीज। अब मिनिमल चेंज डिजीज का क्वेश्चन कैसे आता है, ये सब बच्चों को पता है कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है। वो सिंपल मेंशन करेगा कि एक बच्चा आपके पास, चिल्ड्रन को मेंशन कर देगा, साथ इसके अंदर पता वो क्या लिखेगा, इसके अंदर लिखेगा जी एडीमा और इस पेशेंट के अंदर स्वेलिंग हो रही है ओवरऑल, फिर कहेगा कि उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है। आपने उसका क्लॉटिंग टाइम चेक किया, वो कम था, मतलब कि क्लॉटिंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। तो आंखें बंद करके इसका आंसर लगा देना, इस पेशेंट के अंदर क्या है, मिनिमल चेंज डिजीज हो रही है। ठीक है, बस इतना सब पता होना चाहिए जी। हॉजकिन लिम्फोमा वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है। हॉजकिन लिम्फोमा का क्वेश्चन पता है किस तरह आता है, एग्जामिनर साथ किसको मेंशन कर देता है, साथ लिख देता है कि इसके अंदर जो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, रीड स्टर्नबर्ग सेल हम देखते हैं हॉजकिन लिम्फोमा वाले पेशेंट के अंदर, साथ वो लिख देगा इसके अंदर एडीमा और है, साथ इस पेशेंट के अंदर वो लिख देगा कि बच्चा उसकी एज चिल्ड्रन है, वो मेंशन कर देगा, साथ लिख देगा उसको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, फिर पूछेगा व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आंसर फिर भी क्या होना चाहिए, मिनिमल चेंज डिजीज होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर पता क्या होता है,
आपने पोडोसाइट पढ़े थे, पोडोसाइट क्या करते हैं, पोडोसाइट का फंक्शन पता है किसी को? हाँ जी, आपने इसकी रेनल की फिजियोलॉजी में पढ़ा था, रेनल की फिजियोलॉजी में पोडोसाइट पढ़े थे। पोडोसाइट ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, कौन सी प्रोटीन जोड़ के रखती है उसको, किसी को पता है? शाबाश, प्रोटीन का नाम। जी जी जी, बोलो भाई, जवाब भी दो ना। वेरी गुड शराज, वेरी गुड फातिमा। नेफ्रिन प्रोटीन जुड़ी हुई, या इसको क्या करती है, आपस में जोड़ के रखती है। इसका काम यही होता है कि जितने भी आपके नेगेटिव चार्जेस है ना, उनको रिपेल करना, उसको पास नहीं करने देना होता है। ठीक है, लेकिन आपने हमेशा बात याद रखनी है कि अगर आपके पास मिनिमल चेंज डिजीज का पेशेंट आएगा ना, इसके पेशेंट के अंदर पता क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर ये होगा कि जो इसके पोडोसाइट होंगे ना, उसमें जरा गैप ज्यादा आ जाएगा, इफेसमेंट हो जाएगी। पहले ये ऐसे जुड़े थे, अब ये ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, गैप जरा ज्यादा हो जाएगी, खुल जाएंगी। इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट एग्जामिनर मेंशन करता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हमने क्या देखा, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस देखी। एक ये क्वेश्चन आता होता है। दूसरा पता क्या करता है जी, हेपारिन होता है, हेपारिन सल्फेट होता है, वो बाकी चीजें वो फिर बेसिक्स की है ना। अच्छा, फिर उसके अंदर पता क्या लिखता है, इसके अंदर लिखता है कि इसके अंदर सिर्फ ना सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके अंदर लिख लें कि इसके अंदर सिर्फ सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया होगा। सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया पता है, वेरी गुड शराज, सिर्फ एल्ब्यूमिन प्रोटीन पास कर सकती है। ठीक है, बाकी जितनी प्रोटीन है वो पास नहीं करेगी। इसीलिए इस एग्जामिनर ने क्या लिखा है, इस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, सिलेक्टिव प्रोटीन यूरिया ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। वही क्वेश्चन वैसे आएगा, डीमा होगा इस पेशेंट के अंदर, सारी चीजें वही देखेंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट हम लास्ट पे करेंगे। ठीक है, बस आप इतना याद रख लें। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है कि एग्जामिनर कहता है कि जब हमने इसको इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्क्रीन पे देखा ना, तो इसके अंदर पता क्या है, जो हमारा इम्यून कॉम्प्लेक्स है ना बच्चों, वो डिपोजिशन नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसको भी टिक कर लें कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन नहीं होगी। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है भैया, आपके जो नॉर्मल इम्यून वो सेल्स होते हैं ना इम्यूनिटी के, वो जाके डिपोजिट नहीं होंगे किधर, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इसीलिए इसको हम कहते हैं नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्क्रीन पे, हम इसको इसका नेगेटिव देखेंगे इसको। ठीक है, बस इसके अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता नहीं चाहिए। बस इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ ये है कि चिल्ड्रंस एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है। सारी चीजें भूल जाए, ये नहीं भूलनी है आपने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड आता है वो है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इसके अंदर आ रहा होता है ना। अब नाम से पता चल रहा है फोकल सेगमेंटल, मतलब कि इसका ना ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्पेसिफिकली एक सेगमेंट की क्या हो रही है, सिक्लोरोसिस हो रही है, हार्डनिंग हो रही है। ठीक है, अब वो होती क्यों है, ऐसी कौन कौन सी कॉजेज है जो करवा सकती हैं, तो आपने बताना है ये किस किस पेशेंट के अंदर कॉमन हो सकता है। एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर ही कॉमन हो सकता है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज वाले पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। और किस पेशेंट के अंदर ये कॉमन हो सकता है, आपने बताना है जो हीरोइन अब्यूज करते हैं, हीरोइन को यूज करते हैं, उसकी वजह से भी क्या होगा, पीसीटी पर लिपिड देखते हैं। जी, इसके अंदर पीसीटी पर लिपिड देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैट ओवल बॉडीज बोलते हैं, या फैटी कास्ट इसके अंदर हम देख रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? अब अच्छा यार, ये भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं शराब, वेरी गुड, मेरे ना जेहन से निकल गया था बताते हुए पॉइंट। इसके अंदर पता क्या होता है, आपके फैट ओवल बॉडीज देखते हैं यूरिन के अंदर। ठीक है, अब आप किसी को पता है कि फैट ओवल बॉडीज क्यों देखेंगे इसके अंदर? शाबाश। तो किसी को पता है फैटी कैस्ट क्यों देखेंगे यूरिन के अंदर, फ्रॉदी यूरिन क्यों देखेंगे यूरिन के अंदर? और भाई इसकी रीजन ये है कि जो आपकी लिपिड है वो जितनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी यार, वो उतनी ज्यादा एक्सक्रीट भी तो करेगी ना बॉडी से। तो जितनी ज्यादा एक्सक्रीट करेगी, इसकी वजह से क्या होगा, फैटी कैस्ट नहीं देखेंगे यूरिन के अंदर। इसीलिए क्या करेंगे इस पेशेंट के अंदर, फैटी कास्ट देखेंगे, स्पेसिफिकली किस लेवल पे, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाले लेवल पे। अब क्वेश्चन आता है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल वाले लेवल पे ही हम क्यों देखते हैं? तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको सीवीएस पढ़ाते हुए एक बात बताई थी कि जो पीसीटी पे ना आपका कैटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, जितना उसका कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा, उतनी उसकी प्रोटीन की भी ब्रेकडाउन होगी, लिपिड्स की भी ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होगी। इसीलिए स्पेसिफिकली इसकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे क्या देखेंगे हम, लिपिड कैस्ट देखेंगे। समझ आ गई फैटी कास्ट वाली बात? ओके जी। अच्छा, इसके अंदर जी एचआईवी भी करवा सकता है, सिकल सेल एनीमिया भी करवा सकता है, हीरोइन भी करवा सकता है। ये सारी चीजें क्या करवा देंगी आपका, फोकल सेगमेंटल सिर्फ एक स्पेसिफिकली जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है ना, उसकी सिक्लोरोसिस या हार्डनिंग करवा रही है। इसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस देखेंगे इस पेशेंट के अंदर भी। इसके अंदर भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन नहीं होगी। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन का हमेशा याद रखना है, जहां पे भी एम आएगा ना, वहां पे आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सिक्लोरोसिस हो रही है। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन हो रही है, जहां आप एम देखें। अब आगे जाके मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वाला वर्ड है, एम वर्ड जहां पे भी है, मेम्ब्रेनस वाला वर्ड कहीं पे भी आए, इसका मतलब ये होगा कि वहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्स ज्यादा से ज्यादा डिपोजिट हो रहे हैं। ठीक है,
इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस भी देखते होते हैं इस पेशेंट के अंदर। इम्यून कॉम्प्लेक्स, इसमें भी कोई डिपॉजिट नहीं होगा। स्टीरॉइड कोई ऐसा कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती, ठीक है। और ये अगर इसको ठीक ना किया जाए तो आपने बताना इसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्रोनिक रेनल फेलियर भी हो सकता है। बस इतनी सी बातें याद रखें। जाहिर सी बात है, अगर आप उसको सिक्लोरोसिस को ठीक नहीं करोगे, फाइब्रोसिस को ठीक नहीं करेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एंड स्टेज रेनल डिजीज की तरफ कन्वर्ट हो जाता होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, ये भी क्या करती है, आपकी नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा देती है। अब मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है, मतलब कि जो आपकी इसकी जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, इसकी नेफ्रोपैथी मतलब कि ये अब डैमेज हो गई है। अब किस किस पेशेंट के अंदर ये कॉमन हो सकता है, आपने बताना है हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट के अंदर कॉमन हो सकता है, हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट के अंदर कॉमन हो सकता है, SLE वाले पेशेंट के अंदर ये कॉमन हो सकता है, और किसके अंदर हो सकते हैं, कोई ड्रग अब्यूज कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। अब कौन से स्पेसिफिकली ये ड्रग एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आपने बताना है जो SLE है वो भी करवा, सॉरी, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग वो करवा सकता है, और इसके बाद पेंसिलामिन जो ज्यादा से ज्यादा ड्रग यूज कर रहे हैं ये भी क्या करवा देते हैं, आपकी फोकल से ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। बच्चों याद रखना इस पे कॉन्सेप्ट वगैरह कोई नहीं है, अब ये चीजें रट्टा है यहाँ से, जहां पे कॉन्सेप्ट था पीछे मैं आपको दे चुका हूँ कि एडीमा कैसे हो रहा है, इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, MI कैसे हो रहा है इस पेशेंट के अंदर, आयरन डेफिशिएंसी नीमिया कैसे हो रहा है। अब आपने खुद लाइनें याद करनी है इसकी, ठीक है। इस पे आपने याद रखना मोस्ट लाइकली आइडियोपैथिक हो सकती है, कॉजेज में पूछा जाए तो हेपेटाइटिस बी के साथ क्वेश्चन आ सकता है, हेपेटाइटिस सी के साथ क्वेश्चन आ सकता है इसका, ठीक है, या SLE के साथ इसका क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिनर मेंशन कर देगा, ठीक है। अभी मैं इसका लिखवाता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है। अच्छा, एग्जामिनर पता है इसके अंदर क्या लिखता है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे जब देखा ना तो हमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन ज्यादा से ज्यादा मिली, मतलब कि जो हमारे नॉर्मल इम्यूनिटी के सेल्स ना वो ज्यादा से ज्यादा आके डिपॉजिट हो रहे हैं, किधर, हमारी मेम्ब्रेन पे हो रही है, ठीक है। दूसरा बात इसके अंदर वो पता क्या लिखता है, हमने स्पाइक एंड डोम शेप अपीयरेंस देखी। किसी को पता है स्पाइक एंड डोम शेप अपीयरेंस क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs एग्जामिनर ऐसे ही लिखता होता है यार, ये देखो, ये स्पाइक ये डोम, ये स्पाइक ये डोम, एपिथेलियल सेल्स पे ना ये वाली अपीयरेंस देखेंगे हम, कौन सी, स्पाइक डोम शेप अपीयरेंस, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइक डोम शेप अपीयरेंस हम इसको बोल रहे होते हैं। ये भी पुअर प्रोग्नोसिस इसकी, अगर आप स्टेरॉइड यूज करें, और ये भी CKD करवा सकता है, ठीक है, अगर आप इसको ठीक ना करें। बस इसकी आपने कॉजेज याद रखनी है, और इसके अंदर क्या रखना है कि क्वेश्चन आएगा कैसे, बस वो याद रखना है। अच्छा, आपके पास ना मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी पता क्या होता है। अब देखो नेफ्राइटिस आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, साथ इस पेशेंट के अंदर अब बच्चों नेफ्रेटिक सिंड्रोम भी हो सकता है, ये नेफ्रेटिक सिंड्रोम भी कॉज करवा सकता है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी कॉज करवा सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी कॉज है जो नेफ्रेटिक भी करवा रही है, नेफ्रोटिक भी करवा रही है, तो आपने बताना है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा रही होती है। अगर इसमें पूछा जाए कि आप कौन सी अपीयरेंस देखेंगे, आपने बताना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे, तो आपने बताना है ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस देखेंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगी, आपने कहना जी इसके अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन भी ज्यादा से ज्यादा इस पेशेंट के अंदर होगी। इसको आगे दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक होती है टाइप 1, ठीक है, एक होती है आपकी टाइप 2। जब भी आपसे बात की जाए ना टाइप 1 की कॉज की, ठीक है, टाइप 1 मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या होता है, आपने बताना है बच्चों इसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात आपने ये बतानी है। फिर आपने बताना है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस जो सी होता है ना वो करवा सकते हैं आपका क्या, टाइप 1 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा सकते हैं, ठीक है। अगर टाइप 2 पूछा जाए, आपने टाइप 2 के अंदर लिखना है बच्चों ये क्या करता है, ये आपका नेफ्रीटिक सिंड्रोम भी करवा, नेफ्रोटिक तो करवा ही रहा है, नेफ्रीटिक सिंड्रोम भी करवा सकता है। कैसे, ये ना आपका क्या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को प्रोड्यूस करता है, किसको, C3 को, C3 कन्वर्टेज को ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। C3 कन्वर्टेज का काम क्या होता है, आपके C3A को ना आगे C3B के अंदर चेंज कर देना होता है, ठीक है, ये C3 कन्वर्टेज का काम ये होता है। अगर आपका C3B बना, इसने एट द एंड जाके किसको एक्टिवेट करना है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 5A को एक्टिवेट कर देना है। जब आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 5A एक्टिवेट हो गया, इसने क्या करना है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को बना देना होता है। अब इसकी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, मेम्ब्रेन की लाइसिस होगी, ब्रेक डाउन होगी, इस तरह क्या करवा सकता है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम भी करवा सकता होता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके जी, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो रिपीट कर दूं। अच्छा, शिराज पता है ये क्या करता होता है, जब आप पढ़ोगे ना इम्यूनोलॉजी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है, एक कंप्लीट आपका ना टॉपिक है।
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में ये होता है कि आपके एक एंजाइम को प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज का नाम क्या करता है, फंक्शन हमेशा याद रखना, ये जो आपका C3A होता है ना, ये इसको आगे C3B के अंदर चेंज कर देता होता है। कौन करता है? C3 कन्वर्टेज इंजाइम कर रहा होता है। C3B आगे किसके अंदर एट द एंड जाता है, C5A को एक्टिवेट करता है। जब भी आपका कॉम्प्लीमेंट 5 एक्टिवेट होता है, इसने आगे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को बनाना होता है। जब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा तो जो आपकी मेम्ब्रेन है ना, उसकी ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होगी, लाइसिस होगी। अगर जितनी उसकी ब्रेकडाउन होगी मेम्ब्रेन की, तो भाई उतना इजीली क्या उसके अंदर प्रोटीन पास नहीं कर सकते यूरिन के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं हो सकता, उतना इन्फेक्शन की रेशो नहीं बढ़ सकती, नेफ्रेटिक सिंड्रोम नहीं हो सकता उस पेशेंट के अंदर, तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम भी इस पेशेंट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई कैसे करता है। इन शॉर्ट याद रखें कि बस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा होता है। जब आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, और नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक दोनों इसके अंदर हो सकता है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। एक मिनट। ओके जी, अगर ये आपको सारी बातें समझ आ गई, अब इसका ना ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हमने इस पेशेंट को डायग्नोज करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन ये है ना कि इस पेशेंट को हमने डायग्नोज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया, अच्छा इसकी एक कॉज रहेगी डायबिटीज मेलाइटिस, ये इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज मेलाइटिस वाली बात ना आपने याद रखना है कि डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर पता क्या हो रहा होता है। देखें, इसके अंदर ये हो रहा होता है कि जब भी बॉडी में BSR बढ़ती है ना, ब्लड शुगर रेट बढ़ता है, ये पता क्या करता है, ये ज्यादा से ज्यादा जाके ना जो आपकी ईफ्रंट आर्टरियोल होती है ना बच्चों, ईफ्रंट आर्टरियोल, ये उसकी कंस्ट्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा करवा देता है। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखनी है। कंस्ट्रिक्शन क्या कर देगा, फॉर एग्जाम्पल ये एफरंट आई, अब आपको पता रेनल आर्टरी आई, वो आगे इंटरलोब्युलर आर्टरी में चेंज हुई, सेगमेंटल आर्क्यूएट आर्टरी में चेंज हुई, एट देन रेनल आर्टरी किसके अंदर चेंज होती है, एफरंट आर्टरियोल के अंदर होती है ना। एफरंट आर्टरियोल आई, ये आपकी इधर ऐसे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ा हुआ था, ये ऐसे इफरंट आर्टरियोल निकल रही थी। ठीक है, इसने क्या किया, जब भी बॉडी में इसका BSR बढ़ी, इसने क्या किया, यहाँ पे इसकी ना कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दी, ग्लाइकोसाइलेशन ज्यादा से ज्यादा करवा दी। जब इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, ब्लड इधर से तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, GFR इधर से तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इसकी फिल्ट्रेशन होनी है, आगे इसने ट्यूब्यूल्स के अंदर जाना होता है। तो जब ईफ्रंट की कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो उतना ब्लड बाहर नहीं सही तरह जा सकेगा। जब उतना सही तरह ब्लड बाहर नहीं जा सकेगा, उतनी ज्यादा बच्चों इसके अंदर फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, जितनी ज्यादा इस पेशेंट के अंदर फिल्ट्रेशन होगी, उतनी ज्यादा प्रोटीन क्या करेगी, यूरिन में आएगी फिल्टर होके। ठीक है, ये क्या करवा रही होती है, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया करवा रही होती है, फिल्ट्रेशन करवा रही होती है, लेकिन क्या करती है, छोटे मॉलिक्यूल्स की करवा रही होती है, किसके, एल्ब्यूमिन की। इसीलिए एग्जामिनर पूछता है कि हम इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है, उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया देखेंगे कि मैक्रो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, तो आपने बताना माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया देखेंगे। फिर वो पूछेगा क्यों, आपने बताना कि इफरंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, एफरंट को डायलेट करवा देगा, जिसकी वजह से उसका GFR बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, जितनी उसकी फिल्ट्रेशन होगी उतना ज्यादा क्या करेगी, उसकी प्रोटीन यूरिन में जाएगी, और उसको एडीमा होगा, और बाकी सारे वही जो मैंने आपको शुरू में फीचर बताएंगे, सारे वही इस पेशेंट के अंदर होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ट्रीट कैसे करना है, अगर तो डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से हो रहा है, तो भाई हम एस इनहिबिटर्स देंगे। एस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, आपकी जाके वेसोडाइलेशन कर रहे होते हैं, जब वो वेसोडाइलेशन करेंगे तो काफी हद तक इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा। ठीक है, बस यही ट्रीटमेंट है। हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था कि अगर किसी पेशेंट के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस हो प्लस इसके अंदर हाइपरटेंशन हो, तो फिर भी ड्रग ऑफ चॉइस हम क्या देते हैं, यार एस इनहिबिटर्स ही दे रहे होते हैं ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज मेलाइटिस ने तो ऑलरेडी इफरेंट की कंस्ट्रिक्शन की होगी ना, हाइपरटेंशन तो वैसे ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, एसी इनहिबिटर्स ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, किसके अंदर, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्यों देनी है हमने उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, ये था डायबिटीज मेलाइटिस। अच्छा, इसकी वजह से ना एक नोड्यूल बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, नोड्यूल्स बन जाते हैं डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर, अगर उसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए। किसी को पता है कौन से नोड्यूल्स होंगे, ये MCQs आता है एग्जैक्ट इस तरह ही। वेरी गुड, कैमल स्टील विल्सन नोड्यूल बनते होते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको डबल टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, इस नोड्यूल्स का नाम।
ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया इसका किस तरह करना है। अब हमने इस पेशेंट को डायग्नोज कैसे करना है, देखें। सबसे पहले हमने इस पेशेंट के अंदर पता क्या, ये माइक कौन है किसी का? अब हमने इस पेशेंट को पता डायग्नोज कैसे करना होता है। देखें, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके यूरिन एनालिसिस करेंगे। जब उसका यूरिन एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, भाई प्रोटीन्स का लेवल चेक करेंगे कितना है, नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इसके अंदर हम बच्चों क्या करेंगे, मुझे ये बताएं, क्या इस पेशेंट के अंदर हम बॉडी में एल्ब्यूमिन का लेवल चेक कर सकते हैं? शाबाश, बताते जाएं। एल्ब्यूमिन का लेवल चेक कर सकते हैं? इसके अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? और भाई डिक्रीज होगा इस पेशेंट के अंदर। और इस पेशेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम लिपिड का लेवल चेक करते हैं, लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं? शाबाश, बताते जाएं। हमें हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया मिलेगा, हमें हाइपर लिपिडीमिया मिलेगा इस पेशेंट के अंदर? मिलेगा भाई। इसीलिए हमने क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर क्या करना है, लिपिड प्रोफाइल करनी है इस पेशेंट के अंदर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, बाकी सारे तो हमने ये वो किया, सिम्टोमेटिक डायग्नोज किया। एमसीक्यूज इधर से ही आता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आपने बताना है बच्चों बायोप्सी, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये कोई भी नहीं पूछता, इसके अंदर एनालिसिस करनी है आपने, लिपिड का लेवल चेक करना है, एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करना है, बस ये पूछता है इसका टेस्ट कौन से करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो आपने बताना है जी बायोप्सी करेंगे इस पेशेंट के अंदर। अब हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, देखें। ट्रीटमेंट हमने इस तरह करना है कि जिस डिजीज के अंदर ना स्टीरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे ना, उस पेशेंट के अंदर हमने क्या देना है, इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग दे रहे होने। ठीक है, हमेशा ये बात याद रखनी है, इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग उस पेशेंट के अंदर हमने देने होते हैं। ठीक है, अब किस किस के अंदर देने होते हैं, हमने फोकल सेगमेंटल के अंदर देने होते हैं, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट के अंदर देने होते हैं। जो मिनिमल चेंज डिजीज हो रही होती है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर हम स्टीरॉइड दे सकते हैं, गुड प्रोग्नोसिस है उसकी। ठीक है, बाकी सबके अंदर हम क्या करेंगे, इम्यूनोसुप्रेसिव देंगे, साथ में विद द पैसेज ऑफ टाइम टाइम इसके अंदर क्या होगा, या रेनल ट्रांसप्लांट ही होगा। बस इसका ट्रीटमेंट यही है, और कोई नहीं है। ठीक है, अब इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देख लेंगे। इसके अंदर हाइपरटेंशन हो रही थी, तो इसीलिए क्या करेंगे, इस पेशेंट के अंदर हम रास ब्लॉकर दे देंगे। यार इसके अंदर भी हाइपरटेंशन होती है, नेफ्रोटिक मैंने शुरू में बताया था ना कि हो सकती है, इसके अंदर कुछ बुक्स लिखती हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, हम रास इनहिबिटर्स देंगे, एसी इनहिबिटर्स देंगे इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, और इस पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, हम इस पेशेंट के अंदर बच्चों वैक्सीन लगाएंगे। अब ये पूछा जाता है कि वैक्सीन इस पेशेंट के अंदर क्यों लगाएंगे, आपने बताना है कि 22 पॉलीवेलेंट नीमोकोकस वैक्सीन लगाएंगे इस पे के अंदर। ठीक है, 23 पॉलीवेलेंट नीमोकोकस वैक्सीन। किसी को पता है ये वैक्सीन क्यों लगवाएंगे, वैक्सीन वैक्सीन क्यों लगाएंगे इस पेशेंट के अंदर? यार इसके अंदर मैंने आपको शुरू में बताया नहीं था कि हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया हो रहा है, सारे सुते ने। हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया हो रहा, तो इस पेशेंट के अंदर क्या करेगी, गैमा ग्लोबिन प्रोटीन डिक्रीज नहीं करेगी, इम्यूनिटी कम नहीं होगी, इन्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा। मोस्ट लाइकली इसके अंदर जो अटैक करेगा वो नीमोकोकस वैक्सीन कर सकती है, नीमोकोकस इन्फेक्शन कर सकता है। इसीलिए इस पेशेंट के अंदर हम क्या करेंगे, और भाई नीमोकोकस वैक्सीन देंगे, अकल देने हो। ठीक है, नीमोकोकस वैक्सीन देंगे इस पेशेंट के अंदर। पूरे टॉपिक में से किसी का कोई क्वेश्चन? ओके जी, अच्छा। यार आपका जो SLE होता है ना, इसने बुक ने जरा सेपरेट करके भी लिखा हुआ आपकी, ये भी आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी करवा सकता है बच्चों, ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम भी करवा सकता है। लेकिन ये अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली क्या करवाएगा, तो आपने बताना है नेफ्रिटिक सिंड्रोम करवा रहा होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि आप कह रहे हैं कि नेफ्रोटिक भी करवा रहा है, नेफ्रिटिक भी करवा रहा है, हमें पता कैसे चलेगा? यार एडीमा की बेस पे पता चलेगा। इसमें जरा SLE वाले पेशेंट के अंदर जो एडीमा होगा ना, वो जरा वर्स कंडीशन का होगा। और दूसरा, नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर एडिमा होता जरूर है, लेकिन इतना वर्स नहीं होता, इतना सीवियर नहीं होता। ठीक है, इस बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते होते हैं। ऐसा ली कैसे करेगा, आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा इस पेशेंट के अंदर। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, किडनी के लेवल पे वो जाएंगे, किडनी के लेवल पे जाके जो आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उस पर अटैक कर देंगे। जब उस पर अटैक करेंगे तो उसको डैमेज कर देंगे। जब उसको डैमेज कर देंगे तो इजीली इस पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया भी हो सकता है, और फिर इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हीमाचूरिया भी हो सकता है। इसीलिए क्या करता है हमारा
प्रोटीन ये नेफ्रोटिक भी करवा सकता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी करवा रहा होता है। ठीक है, एसएलई वाले पेशेंट के अंदर आपने ये बात याद रखनी है। समझ आइए एसएलई वाली बात की कोई नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कॉज ऑफ डेथ क्या होगी, कॉज ऑफ डेथ इन एसएलई, एसएलई वाले के अंदर क्या कॉज ऑफ डेथ होगी, तो आपने बताना भाई यही किडनी का इश्यू होगा इसीलिए इसके अंदर डेथ होगी एसएलई वाले पेशेंट के अंदर। डिफ्यूज प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये आगे थोड़ी देर बाद कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ कि डिफ्यूज प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैसे करवा देगा। ठीक है, बस ये एमसीक्यूज आता है यहाँ पे लिख लीजिएगा। डिफ्यूज प्रोलिफेरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी क्या होती है, इसकी कॉज ऑफ डेथ करवा सकता है एसएलई वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है जी, आगे अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम डिस्कस करना है कि बहुत है। कर लेते हैं यार टॉपिक, बहुत है। मेरा आगे गला बहुत दर्द कर रहा है। इनफ, इनफ, इनफ। फिर इसको आपको ना बुक से एक दफा रीड आउट करा देता हूँ, फिर नेफ्रेटिक कल देख लेंगे। बुक का पेज नंबर बताना यार। 518। ये आ जाओ यार इधर। 3.5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन जा रही होती है इसके अंदर, हाइपोप्रोटीनीमिया होता है, हाइपोअल्बुमिनीमिया होता है, एल्ब्यूमिन लेवल फॉल कर जाता है, हाइपरलिपिडीमिया कैसे होता है, थीरोसिक्लोरोसिस, एमआई करवा सकता है, डेथ करवा सकता है, इसके आगे लिख लीजिएगा। एडीमा मॉर्निंग पेरी ऑर्बिटल एडीमा होता है इसके अंदर। ठीक है, थ्रोम्बोसिस कैन बी सीन टू बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द डेफिनेशंस। अच्छा, अकर बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द एंटीथ्रोमिन 3 प्रोटीन सी, वही प्रोटीन एस, वही सारी बातें कर ली इसके अंदर। डायबिटीज मेलाइटस भी करवा सकता है, एसएलई भी करवा सकता है, अमाइलोडोसिस भी करवा सकता है भाई उसकी। अच्छा, फिर बस एक दफा ये रीड करा दें फिर इसको हम ना माइंड अप करते हैं। हमें, मुझे पता है कौन, समझ आ गई मुझे। ठीक है, हमारा डोसेस भी करवा देती है यार। आपकी जो हमारे डोसेस के अंदर क्या होता है, जो आपकी एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती है ना वो जाके किडनी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी किडनी के अंदर जाके प्रोटीन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी किडनी को डैमेज कर देगी, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या हो सकता है यार, ये तो वो है नेफ्रिटिक के पार्ट। मिनिमल चेंज डिजीज मैंने बता दिया कि बच्चों में कॉमन होता है, आइडियोपैथिक हो सकता है, एनसेड भी करवा सकता है, और कौन, हॉजकिन लिम्फोमा भी करवा सकता है। हॉजकिन हॉजकिन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या एग्जामिनर मेंशन करेगा, रीड स्टर्नबर्ग सेल मेंशन करेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। इसके अंदर उसने बताया कि इसके अंदर सडन ऑनसेट ऑफ एडिमा हो रहा होता है, वही लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या देखेंगे, फेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस देखेंगे, नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगी, सारी बातें वही लिखी हुई हैं। इसके अंदर ट्रीटमेंट भी यहाँ पे देख लो, उसने लिखा है जो स्टीरॉइड देंगे इस पेशेंट के अंदर। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्लोसिस वाले पेशेंट के अंदर क्या आइडियोपैथिक होगी, वही आईवी ड्रग अब्यूज, हीरोइन, एचआईवी, सिकल सेल डिजीज, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन एडल्ट्स। ये एमसीक्यू आता है यार, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, बट स्पेशली इन द अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर ये हो रहा होता है। हाइपरटेंशन इसके अंदर होती है, एडीमा भी इसके अंदर हो रहा होता है। वापसी पे हमें क्या मिलेगी, सिक्लोरोसिस हार्डनिंग मिलेगी, वो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर हार्डनिंग मिलेगी। इम्यून कॉम्प्लेक्स इसके अंदर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम इसके अंदर क्या देंगे, स्टीरॉइड देंगे, पेनिसिलोन दे सकते हैं, इम्यूनोसप्रेशन दे सकते हैं, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिटर्स दे सकते हैं। प्रोटीन यूरिया ज्यादा से ज्यादा होगा इसके अंदर। ठीक है, वो जो करवा सकता है, एडिमा करवा सकता है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है, उसने लिखा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन वाइट एडल्ट्स, वो अफ्रीकन में था, ये वाइट एडल्ट्स में है। इसकी कॉजेज मैंने बता दी कि एसएलई करवा सकता है, कुछ ड्रग्स भी करवा सकते हैं, एनसेड हो सकता है, पेंसिलामिन हो सकता है, मलेरिया वगैरह हो सकता है, कोई ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज भी करवा सकती है। इसके अंदर क्या होगा, एनएसआर का होगा, सीवियर किस्म का। इसके एनएसआर का क्या होता है, एनएसआर का क्या होता है, शाबाश, किसी को पता है एनएसआर का क्या होता है। वो हाँ ना चीज जवाब दे दो। ज्यादा ना, एनएसआर का एब्सेंट ऑफ, क्या एब्सेंट ऑफ, यार कंप्लीट बॉडी एडीमा को सही हम एनएसआर का बोलते हैं बस।
एनासार का जब कंप्लीट बॉडी एडीमा हो जाए इसको मेनासार का बोलते होते हैं। ठीक है, कोई इसने रॉकेट साइंस लिखी हुई। Has the highest rate of the thrombosis like related to the severity of the protein losses। अच्छा, स्पाइक एंड डॉम शेप अपीयरेंस बता दी, इसके अंदर भी C3 भी डिपॉजिट हो सकता है इसके अंदर। लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या मिलेगा, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक मिलेगी इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर इसने एक ये पॉइंट लिखा हुआ एंटी फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, इसके एंटीबॉडीज भी पॉजिटिव होंगी। ये पता क्या करती है इसके अंदर, एंटी फॉस्फेट लाइपेज A2 रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ये जाके ज्यादा से ज्यादा जो आपकी मेम्ब्रेन होती है ना, अब एंटीबॉडीज आ गई हैं तो ये मेम्ब्रेन को डैमेज करेगी। तो आपको पता है मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो उसके अंदर अगेन नेफ्रोपैथी नहीं हो सकता। वो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं दी यहाँ पे लिखी हुई। इसके अंदर भी हाइपरटेंशन हो रही है तो क्या करेंगे हम, राश इनहिबिटर्स नहीं देंगे इसके अंदर, पेडनिसलोन नहीं दे सकते, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इसके अंदर देंगे, सबका ट्रीटमेंट सेम ही है। ठीक है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा, उसने बताया कि दो किस्म की होती है, एक होती है डिफ्यूज, एक होती है सिक्लोरोसिस वाली। वो कैमल स्टील विल्सन नड्यूल वाली बात यहाँ पे इसने लिखी हुई है। ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग पुअरली कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, वो जो हमने जब पढ़ा था उसको क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना कि नेफ्रोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है इस पेशेंट के अंदर, कैटरैक्ट हो सकता है। ये वही वाली बात है, डेफिनेट में इस इनहिबिटर्स देंगे क्योंकि एफरेंट टाइटल को डायलेट करेंगे, ऐसे ही है ना यार, ये एफरेंट को डायलेट करेंगे, जी जी, वेजोडाइलेशन करेंगे। जब ये वेजोडाइल ईफरेंट को भी साथ डायलेट कर देंगे तो की है। नॉर्मली पता है क्या हो रहा था इस पेशेंट के अंदर, इसकी आर्टीरोसिक्लोरोसिस हो रही थी ई फ्रंट की, डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर ना। तो अगर हम उसको ऐसे इनहिबिटर्स दे देंगे, वो डायलेट कर देंगी तो जरा प्रेशर से जरा फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर, जरा फिल्ट्रेशन उसके अंदर कम हो जाएगी तो प्रोटीन कम लॉस होगी इस पेशेंट के अंदर। ठीक है। रेटिनोपैथी भी करवा सकता है, न्यूरोपैथी भी करवा सकता है। थिक ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इसमें, कैमल स्टीन मिल्सन नड्यूल देखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, ऐसे इनहिबिटर्स दे दो, अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो आप दे दो इस पेशेंट के अंदर। यार सारी बातें वही लिखी हुई हैं, कुछ उसमें नया नहीं उसने लिखा हुआ। ल्यूपस नेफ्राइटिस की मैंने उसने बता दिया, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू WHO टाइप 1 और 4 इसके अंदर क्या होता है, हिमाचूरिया भी होता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है। मैं ऑलरेडी ये वाली आपको बात बता चुका हूँ कि नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक दोनों करवा सकता है। उसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाइपरटेंशन होती है, ल्यूपस नेफ्राइटिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद द सीवियर, किधर चला गया, मतलब सिवियर, उसने बोला कि नेफ्रिटिक वो नेफ्रोटिक करवा सकता है, लेकिन फीचर इसके बेसिकली कौन से होंगे, नेफ्राइटिस वाले होंगे, नेफ्रिटिक सिंड्रोम वाले। ठीक है, बात उसने यही यहाँ पे लिखी हुई है और इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। प्रेडनिसोलोन देंगे इसके अंदर, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे सकते हैं और रास इनहिबिटर दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का लेवल भी इसके अंदर कम होगा, अगर पूछा जाए कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट आपने बताना, C3 और C4 इसके अंदर दोनों का काम होगा। ठीक है। सारी बातें वही, कोई यहाँ पे नई बात तो नहीं लिखी हुई। पढ़ा दूं आगे वाला कि ओके है। ओके जी ओके यार, ये आगे उसने टाइप 1 3 जो नोमेनक्लेचर लिखा है ना, इससे परेशान नहीं होना, इसने वही लिखा हुआ है, मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 1 और टाइप 3 लिखी हुई है। ठीक है। इससे वो नहीं परेशान होना, टाइप 1 और टाइप 2 उसने लिखी हुई है। ठीक है। वही उसने बताया, ट्रैम ट्रैक इसके अंदर अपेयरेंस हो रही होगी, इसके अंदर भी ट्रैम ट्रैक होगी, इसके अंदर हाइपरटेंशन हो रहा होगा, हिमाचूरिया मैंने आपको बताया, नेफ्रिटिक नेफ्रोटिक दोनों करवा सकता है ना। तो इसमें से अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ ना, तो बेशक मुझे ये ना भेज, ये सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बातें सारी वही है, प्रेडनिसोलोन दो, इम्यूनिटी सुप्रेशन दो, कुछ भी नया नहीं है इसमें भी। ठीक है। डायग्नोसिस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, प्रोटीन यूरिया करवाएगा, ये देखें। हमने प्रोटीन का लेवल चेक करना है, एल्ब्यूमिन का लेवल चेक करना है, बायोप्सी करनी है इस पेशेंट के अंदर, रास इनहिबिटर्स देंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इसीलिए, प्रोटीन यूरिया ज्यादा से ज्यादा हो रहा है इसीलिए हम इसके अंदर एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं। वैक्सीन लगाएंगे इसके अंदर, निमोकोकस वैक्सीन क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हाइपोगैमाग्लोबिनीमिया हो रहा है। ठीक है। सारी बातें वही यार जो हमने डिस्कस की, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो मुझे भेज देना ग्रुप में या सेपरेट भेज देना। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, तो जज़ाकल्लाह।